subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग काफी शुरुआत बढ़िया अच्छी कर चुके हैं और बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें एक्सिस वगैरह के बारे में मालूम है, कार्टेशियन प्लेन्स क्या होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब पता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के आसपास घूमेंगे, बट इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं जो सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए आपको आनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करूंगा। ओके, और पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर क्या क्या। हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको काफी हद तक आता भी होगा पहले से, बट क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसे मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। फिर आ जाएंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से रूल्स की भाई ट्रायंगल कब कहते हैं, किसी भी फिगर को हम लोग ट्राइंगल कब कहते हैं, आइसोसेलेस कब कहते हैं, इक्विलेटरल कब कहते हैं। बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला है। फिर उसके बाद ट्राइंगल के साथ ही साथ हम लोग क्वाड्रिलैटरल के भी रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के पर एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उसके बाद आखिरी में एक टॉपिक आ जाएगा सेंट्रॉइड, कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल कैसा दिखता है। तो इतने टॉपिक्स हमें करने हैं यहां पर। क्वाड्रिलैटरल है ये ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। इसका स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कह रहा है ये समझ लें। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सबसे पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज बहुत काम आएगी। इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये रहा बेस, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको मालूम होने चाहिए। और ये कह रहे हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स ये हाइपोटेन्यूज पहचानिए कैसे, राइट एंगल के सामने वाला। तब इसके नाम लिख देते हैं हम लोग, ए बी सी। तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस ए बी और परपेंडिकुलर बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट या इक्वेशन फॉर्म। अब उसके बाद इसको इस तरह भी लिख सकता है कोई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान है आपके लिए ये समझना। और अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके मन में आ रहा है कि यार इसका प्रूफ भी बताओ, तो बच्चों मैं प्रूफ जरूर बताऊंगा, बट पाइथागोरस चैप्टर में बताऊंगा जब हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में। ओके, तो अभी आप इतना जान लीजिए, और आई थिंक आपको पहले से भी आता होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये जानना है कि आप कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। तो
तो गूगल सर्च करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो ये भी सर्च कर सकते हैं, ये भी सर्च कर सकते हैं, मिल दोनों में जाएगा। ये क्या चीज होती है? ये होती है कि कुछ चीजें आप याद कर लें, जैसे कि हम लोग के पास है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरह याद कर लीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही होल्ड करता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा ट्राइंगल है कि हम लोग याद कर लें, ये 3 है, ये 4 है, तो ये अपने आप 5 होगा। उसी तरह अब एक और ऑड नंबर लेते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसे भी आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद एक ये वाला जो है ये कम कॉमन है, ये 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ये उतना जरूरी नहीं है, बट ये दोनों तो मस्ट है, ठीक है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो काफी फेमस है वो है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। ये भी आप याद कर लीजिए। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपल्स हैं, और ये अगर आपको याद होंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं कैसे। अगर आप नीचे वाले 3 इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखते हैं तो उनके मैं ट्राइंगल बना देता हूं 3, 4, 5, और उसके बाद है अपना 5, 12, 13। ये कोई रेशियो में नहीं बन रहे हैं। और उसके बाद है 8, 15 और 17। तो होता क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल आया ऐसा, है ना, जानबूझ के मैंने इस तरह वाला बनाया है, मतलब इसको ही इंक्लाइन कर दिया है, इसको उठा के टेढ़ा कर दिया है। अब इधर अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह है, मान लीजिए 36 और 15, तो अब आपको ये गेस करना है। तो आप देखिए यार कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और 15 को कैसे लिख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, कम से कम 3 तो कॉमन है ना, 3 कॉमन है दोनों में। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और यहां पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, सही है। तो यार देखिए, एक बार 12 आ गया और एक बार 5 आ गया, तो ये 5, 12, 13 वाला फैमिली का है कि नहीं, ये वाला है। तो बस इसी तरह बने रहिए, 36 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर करें, फिर जो है उसका अंडर रूट करें तो ये आ जाएगा। एक वो तरीका, आप पाइथागोरस लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको 5, 12 और 13 पता है तो 12, तो यहां पर आप आराम से 13 लिख लीजिए। उसी तरह लाल सर्कल में बना देता हूं, मतलब इक्वालिटी एक जैसा दिखने के लिए। और जिस तरह आपने हर जगह 3 मल्टीप्लाई किया है, यहां पे भी आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से ये आने वाला है 39। और आप खुद चेक करके देखिए कि अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 39 होता है या नहीं। यहां पे मैं क्लेम कर रहा हूं जैसे ये सारे ट्रू हैं, खूब सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट, उसी तरह 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 39 स्क्वायर ये भी होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ 36 और 15 पता है तो आपको 39 निकालना है, तो या तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे या जो मेथड मैंने बताया है वो लगाइए। इधर आप ये ध्यान लीजिए कि अगर ये 3 ट्राइंगल आपके तैयार हैं, आपको याद है, तो यहाँ पे कहीं पे भी n मल्टीप्लाई कर सकते हैं और n कुछ भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। असली बात यह है कि n रियल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन रियल नंबर्स में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जब तक स्कूल में है तो हम लोग को n का पाला इंटीजर्स तक ही पड़ेगा, इनफैक्ट नेचुरल नंबर्स तक ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे n रियल नंबर्स मान लीजिए, चाहे इंटीजर्स मान लीजिए या नेचुरल नंबर्स मान लीजिए,
हमें जो वास्ता होगा वो नेचुरल नंबर्स में ही होगा। बट आप ये जान लीजिए कि ये बात जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई ये हर जगह वैलिड है। तो अभी तक आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा और ये ट्रिपलेट सीखा। इनफैक्ट 10th क्लास में तो अगर आप हैं तो 3 4 5 5 12 13 सिर्फ ये दोनों याद कर लीजिए। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा है कि सब कुछ हो जाएगा। आप ये ट्रिक ना भी सीखिए तब भी चल जाएगा, बट जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। डिस्टेंस फॉर्मूला का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is given by AB is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। एक और बच्चा आया, बोला सर हमें उल्टी गिनती करने में कष्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम सीधी गिनती पढ़ेंगे, सीधी काउंटिंग पढ़ेंगे, सही ऑर्डर में नंबर्स पढ़ेंगे। और उसने कहा मेरा फॉर्मूला ये है। तो मैं कहूंगा कि बेटा आपका भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है। देखिए, चाहे आप x2 माइनस x1 करें, चाहे आप x1 माइनस x2 करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे A और B ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। इसका रीजन ये है, रीजन बहुत ही सिंपल है कि यार a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। आते हैं प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो देखिए, कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, उन्हें कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। दो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ठीक है। कुछ भी नाम दे दीजिए, आप नाम दे दीजिए A B, ठीक है। अब थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए इन्हें हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख लेते हैं। कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखने से प्लस माइनस के साइन वो सबका कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो x1 y1 अगर है तो बना कैसे होगा ये पॉइंट, है ना। चलो थोड़ा जगह खाली करते हैं। पॉइंट A x1 y1 कैसे बना होगा? ये एक्सिस में x1 आया होगा और ये y एक्सिस में y1 आया होगा। बिल्कुल उसी तरह ये जो आया होगा y2 आया होगा और इधर आया होगा x1, है ना। बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पॉइंट A और B हमारे डिफाइंड है, x1 y1 और x2 y2। अब हम लोग क्या करें, ऐसी ये लाइन अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लें 90 डिग्री। सभी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इधर कंस्ट्रक्शन करने से ये तो अपना रहा पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट C, या चलो नाम दे देते हैं पॉइंट P, ठीक है। याद करिए, हम लोगों ने पाइथागोरस में क्या पढ़ा था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैं ABC वाला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे नाम थोड़े से अलग हैं। इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, तो वो हो जा रहा है AB स्क्वायर, बेस क्या है AP स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है BP स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आ रहा है ये। अब आप
थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यार ये भी तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो जितनी डिस्टेंस ये एपी की है उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की होगी। तो यार ये डिस्टेंस है कितनी, ये है x2 माइनस x1। तो जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी हो जाएगी कितनी, x2 माइनस x1। तो ये सांप जो है हो गया x2 माइनस x1। फिर उसी तरह सेम लॉजिक से ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो ये भी डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इसको थोड़ा सा अलग टाइप का शेप दे देते हैं, इसको कॉइल बना देते हैं। ठीक है, तो सांप और कॉइल। ठीक है, तो ये हो गई y2 माइनस y1। तो पक्का है कि AB अगर हमें कैलकुलेट करना है तो AB स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। AP की जगह, ये पॉइंट A है याद रखिएगा, AP की जगह लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BP की जगह हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। काम खत्म हो गया हम लोगों का। AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस माइनस यहां नहीं लगाया हम लोगों ने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, देर मैंने काफी लगा दी, लेकिन हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा होता है। प्रूफ की कोई विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आना चाहिए आपको, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव कैसे किया, यूज क्या किया हम लोग ने यूज किया पाइथागोरस। इसीलिए इसके पहले मैंने पाइथागोरस आपको पढ़ाया ताकि हम लोग ये यूज कर सकें। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। यार वॉल वर्टिकल होगी और जमीन हॉरिजॉन्टल होगी, उस पर टिकाकर एक सीढ़ी रखी गई, लैडर रखी गई। लैडर जो इस तरह रहती है ये चढ़ने के लिए। ठीक है, तो साइड से देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री होगा, ये रही लैडर और ये रहा ग्राउंड और ये रही वॉल। वॉल में एक विंडो है, विंडो को पॉइंट माना जा रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, और इस तरह प्लेस की गई है कि फुट, लैडर का जो फुट है वो 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो 2.5 है वॉल से, है ना। ये वॉल है, ये लैडर है, ये 2.5 है, एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये 6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी ये 2.5 है, ये 6 है, और हमें लैडर निकालना है। तो लैडर का नाम हम लोग दे देते हैं PQR। लैडर PQ है, PR ग्राउंड है और QR वॉल है, Q विंडो है, P फुट ऑफ द लैडर है। लेंथ ऑफ लैडर कैसे निकलेगी अब यहाँ पे आपको समझा देना होगा कि किसको आपने क्या माना है। लेट द लेंथ ऑफ द लैडर बी PQ, ऐसे आप बोल सकते हैं आराम से, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं पाइथागोरस। चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज एक बार करके देख लिया हम लोगों ने। तो PQ आने ही वाला है अपना, PR कितना है 2.5 का होल स्क्वायर, और QR कितना है 6 का होल स्क्वायर। इस एग्जाम में या स्कूल में आपको यही करके दिखाना होगा। ये आ जाता है 6.25, ये आ जाता है 36, यानी कि PQ हो जाएगा अंडर रूट 42.25, और अंडर रूट 42.25 तो आपको आता ही होगा, ये हो जाएगा 6.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यही लेंथ ऑफ लैडर है।
अब थोड़ा सा आपको कष्ट हुआ होगा, आपको लगा होगा यार ये हमें नहीं आता है ना, और सही बात है, अंडर रूट कर सकते हैं आप लोग, टाइम लगेगा, ये आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने बेसिक लेक्चर में जाएंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, 3 ट्राइंगल होते हैं, 3 4 5, 5 12 13, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 8 15 17। ठीक है, अब जो तुम्हारा ट्राइंगल है वो देखो, ये 2.5 है और ये 6 है। 2.5 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 2.5 के पहाड़े में 5 आता है। तो चलो इसको थोड़ा सा रख लेते हैं, शायद काम आ जाए। और 2.5 के पहाड़े में, मतलब पहाड़ा मतलब होता है टेबल, है ना, 2 1 2 2 2 4। ये अगर आपको नहीं आता है तो लोकल लैंग्वेज का इशू हो सकता है। और उसी तरह 2.5 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 के टेबल में 15 नहीं आता है, 6 के टेबल में 12 आता है ना, डबल नंबर मिल गया इसको। तो 6 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए ये हमारे काम का है। तो अब आप देखिए यार, 2.5 का दुगना 5, 6 का दुगना 12, तो किसका दुगना 13? लैडर को मान लो x, तो x का दुगना 13, यानी 2x इज इक्वल टू 13, और x आप गेस कर लेते कि मेरा 6.5 आने वाला है। ये इसका फायदा है अगर आप ये 3 ट्राइंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट सीख लें तो। ठीक है, तो करिए आप ऑन द बैक ऑफ माइंड, ये मन में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। नहीं मन में हो रहा है तो लिख के करिए, और ये कर लेंगे तो इसके बाद आपको पता है मेरा 6.5 आने वाला है, क्योंकि ये तो 5 12 13 वाली फैमिली में है। आप प्लीज बच्चों बिलीव करिए मेरी बात, आपको जितने भी पाइथागोरस के कैलकुलेट करने वाले एनसीईआरटी में या एमएल अग्रवाल में या आरएस अग्रवाल में या आरडी शर्मा में, अगर 10th लेवल में है आप, तो इन्हीं तीनों में आपको सवाल मिलेगा। ज्यादातर मतलब 100 में से 95 क्वेश्चंस आपके इन्हीं तीनों फैमिली में होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीख लें और हर बार कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। The coordinates of a parallelogram are ABCD. Find the length of the longer diagonal. अब देखिए, लॉन्गर डायगोनल समझने से पहले यही समझ लें कि पैरेललोग्राम कैसा होता है। पैरेललोग्राम में ये दोनों पेयर ऑफ साइड्स, मतलब एक पेयर ये और एक पेयर ये, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक ये डायगोनल बनेगा तो ये वाला हो जाएगा लॉन्गर, और एक दूसरा डायगोनल लाल रंग का बनेगा, वो हो जाएगा शॉर्टर। तो एक बच्चे ने क्या किया, सारे एबीसीडी लिख दिए, एसी कैलकुलेट कर दिया, बोल दिया यही वाला लॉन्गर है। फिर दूसरा बच्चा आया, उसने भी वैसा ही बनाया, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, नंबरिंग यहां से चालू की, नेमिंग यहां से चालू की। और वो कह रहा है कि जो बीडी है वो लॉन्गर डायगोनल है और एसी जो है वो शॉर्टर डायगोनल है। तो इस तरह से नेमिंग करने में ही ये बदला जा रहा है। तो इसलिए हमें नहीं पता है कि हमारा जो पैरेललोग्राम ऐसा है या ऐसा है। ठीक है, कोई अब एक और तरीका देखिए बता सकता हूं मैं। ठीक है अब इसको इससे कंपेयर करिएगा आप। ठीक, अब ये बच्चा भी वैसे ही नेमिंग कर रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, और ये कह रहा है कि एसी जो है वो छोटा है और बीडी जो है वो लंबा। तो देखिए यहाँ पे बीडी छोटा आ गया, यहाँ पे बीडी लंबा आ गया, यहाँ पे बीडी लंबा आ गया। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, तो और पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे केस में आप क्या करिए, दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, दोनों की लेंथ निकाल लीजिए, कैसा भी डायग्राम बना दीजिए और देख लीजिए दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो सही बात यह है कि यहां पर दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालकर बड़े वाले को रिपोर्ट कर दीजिए, यही काम आपको करना है।
ठीक है, तो मैं अपना यही मान ले रहा हूं 1,2 और 7,1 और 5,-3 और D क्या है -1, -2। ठीक है, तो हमें AC कैलकुलेट करना है। तो जब हम AC कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ, तो ये है 1,2, ये है 5,-3। AC आ जाएगा कितना, √, है ना। क्या करते थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये करते थे। अब x2 क्या है, 5 - 1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -3। चलो इसको भी लिख लो, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो x1 y1 पहले वाले को मान लेते हैं, x2 y2 दूसरे वाले को मान लेते हैं। आप इसको भी x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला उल्टा लगा देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत मस्त फॉर्मूला है ये। ठीक है, y2 की जगह -3 किया, y1 की जगह हम लोगों ने -2 किया। अब ये कितना हो गया, 5 - 1 4 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 to 5 -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 16, 25, तो ये हो गया √41 यूनिट्स। अब आ जाते हैं इधर, थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं अपना BD। BD में क्या है कोऑर्डिनेट्स, 7,1 D के और -1, -2 B के। BD क्या हो जाएगा, x2 - x1, फिर से वही फॉर्मूला, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया क्या, x2 आप मान लीजिए 7 को 7 - -1 होल स्क्वायर प्लस 1 - -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 + 1 हो जाएगा 8 स्क्वायर, और 1 + 2 हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहां तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, 64 और ये 9, तो 9 × 4 = 13 √73 यूनिट्स। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, BD इज द लॉन्गर डायगोनल, therefore the longer diagonal BD is equal to √73 यूनिट्स। तो देख रहे हो, जो मैंने बनाया है BD बड़ा आ रहा है, तो मैंने गलत बनाया एक तरीके से, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने जानबूझ के लिए गलत बनाया था, और आप कैसे भी बना के एग्जाम में शुरू कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अलग कर देता हूं मैं, जब आप नोट करें तो दिक्कत ना हो। तो ये जो बादल के अंदर है वो फिगर है, इस हाफ में हम लोगों ने AC कैलकुलेट किया, यहाँ BD कैलकुलेट किया, और फैसला ले लिया कि बड़ा वाला डायगोनल BD है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या होगा, आपको प्रूव करना होगा, मान लो अ ट्रायंगल दैट इट इज। तो ट्रायंगल क्या हो सकता है, स्केलीन हो सकता है और आइसोसेलेस हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर बात करें, और इक्विलेटरल हो सकता है। तो स्केलीन प्रूव करने को आ सकता है, मुश्किल है थोड़ा। नो साइड्स आर इक्वल। मान लो कि स्केलीन ट्रायंगल हमारा ऐसा है, ABC, तो हमें यहां पे दिखाना होगा AB ≠ BC ≠ AC। अगर ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है, तो हमें प्रूव करना होगा 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आइसोसेलेस में ऐसा होगा, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। यार नेमिंग में जैसे नेमिंग चेंज होएगी वैसे हमारी कंडीशन भी चेंज होगी, तो ये आप समझ सकते हैं। यहां पे आपको लिखना होगा AB = AC।
ठीक है, कोई दो साइड आपने प्रूव कर दी। अगर मान लीजिए कोई ये प्रूव कर देता ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो फिर फिगर हमारा ऐसा हो जाएगा, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगी। लेकिन आइसोसेलेस की कंडीशन की दो साइड इक्वल है वो तो वैलिड रहेगी। ठीक है, तो अभी तो यही लिख रहा हूं मैं। ठीक, नाम आप कैसे भी दीजिए। अगर आप प्रूव करते हैं इक्विलेटरल तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, तब हमें बिल्कुल ऐसा ही लेकिन बिल्कुल उल्टा AC ये करना होगा। तब हमें क्या प्रूव करना होगा कि भाई सारी साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो स्केलीन के लिए ये डायग्राम, आइसोसेलेस के लिए ये डायग्राम और इक्विलेटरल के लिए ये डायग्राम। बहुत ही ट्रिवियल होगा आपके लिए समझना कि ऐसा तो होता ही है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, दिस इज स्केलीन ट्राइंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एक बहुत ही इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप ट्राइंगल का टाइप बताइए। और ये सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि आपको प्रूव करना होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। इन चार में से कोई एक ही आएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि तुमने ट्रेपीजियम नहीं लिखा, तो यार ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए आपको पैरेललिज्म प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्लोप आना चाहिए, वो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करिए, कुछ रह नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, शक्ल देख लें कि पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है भाई, और पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ आपको इतना प्रूव करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ इतना आप प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा कि ये जो फिगर हमारा है वो एक पैरेललोग्राम हो रहा है। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि ये आधा आधा हो जा रहा है और ये आधा आधा हो जा रहा है। इसको दूसरी तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर सेम। ये है इसका मतलब। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव कैसे करेंगे? दोनों ही डायगोनल्स क्या बोलेंगे कि मिड पॉइंट एक ही होता है। अब आपका सवाल होगा मिड पॉइंट तो अभी पढ़ा है नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर रोम्बस में क्या होगा? यहां पे अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात आ जाएगी। डायगोनल्स, रोम्बस में भी आपको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम का एक सुंदर वर्जन है। हमने क्या किया, ऐसा बना, देखो बिल्कुल पैरेललोग्राम ही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा सुंदरता क्या आ गई कि ये अगल बगल वाली साइड भी बराबर है, यानी चारों साइड आपस में बराबर है। तो आप क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। समझे? तो हम लोगों को यहां पे तो मिड पॉइंट से ही काम चलाना पड़ेगा, यहां फिर मिड पॉइंट वाला काम करना पड़ेगा, और साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा, बेटा मोबाइल मत चलाइए आप, ए बी इज इक्वल टू बी सी, साथ में आपको ये भी प्रूव करना होगा। ठीक, तो अब रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। रेक्टेंगल फिर से हमारे जो पैरेललोग्राम है उसका एक सुंदर वर्जन है। पैरेललोग्राम की सुंदरता में क्या इंप्रूवमेंट आया?
कि ये 90 डिग्री भी है। ऐसा 90 डिग्री होने से क्या हो जाता है कि दोनों डायगोनल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहां पे हमें दो क्या चीजें प्रूव करनी होंगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और साथ ही साथ हमें प्रूव करना पड़ेगा डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे। ठीक है, स्क्वायर पे क्या होगा कि और सुंदरता आ जाए, इससे भी ज्यादा। पैरेलल पैरेलल पैरेलल, उसके बाद इक्वल डायगोनल्स, है ना, और उसके बाद ये 90 डिग्री, और उसके बाद ये आपस में भी बराबर। कुछ ज्यादा ही खिचड़ी हो गया, इसलिए इसको लाल कर देते हैं। लो भाई लाल हो गया, लो भाई लाल हो गया, लाल हो गया। सही है। तो सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री हैं, और सारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और डायगोनल्स इक्वल है। इसलिए स्क्वायर प्रूव करना काफी ज्यादा लेंथी होगा कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी तो है ही उसमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, और साथ ही साथ रेक्टेंगल के ऊपर हमारे पास रोम्बस वाली प्रॉपर्टी भी थी, बगल वाली साइड्स भी इक्वल है। तो इसलिए यही वाला कॉपी कर लेते हैं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सही है। तो ये तीनों चीजें आपको प्रूव करनी होंगी। इसमें नाम दे देता हूं वैसे ही, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पे है ए बी इज इक्वल टू बी सी, आप प्रूव कर लें। डायगोनल्स इक्वल है अगर, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी आप प्रूव कर लें। समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशंस इक्वल वाली आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, और इक्वल प्रूव करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इतना मिनिमम आपको करना है, इसके ऊपर आप कुछ और प्रूव करते हैं कि यहां 90 डिग्री है, ये सब भी है, तो वो रिडंडेंट है और वो यूजफुल नहीं होगा आपके लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो सिर्फ एक ही कंडीशन, सिर्फ दो ही कंडीशन, सिर्फ दो ही कंडीशन, और सिर्फ तीन ही कंडीशन, इतना ही आप यूज करिएगा, नहीं तो एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा आपका। जैसे कोई बच्चा कह सकता है ना कि नहीं यार एडजेसेंट टू साइड आप इक्वल प्रूव कर रहे हैं, मैं चारों प्रूव कर रहा आया, तो तुम बेवकूफ हो, क्यों कर रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ इतना ही प्रूव करना है। ऐसा एमएल अग्रवाल बुक भी कह रही है। A 0,0, B 4-2, 6,2, 2,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अभी जो हम लोग ने सीखा उसी पर ये सवाल है। तो सबसे पहले बना ही लेते हैं अपने स्क्वायर को। स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए अपना फिगर। तो ये हो गया A 0,0, B 4,-2, C 6,2 और D 2,4। क्योंकि स्क्वायर प्रूव करना सबसे ज्यादा लंबा होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि डायगोनल्स जो है इसके वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या हम ये कहें कि दोनों डायगोनल्स का एक सेम मिड पॉइंट है। ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज, AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2,
विच इज इक्वल टू कितना 6/2 है तो हो जाएगा 3/2 क्या हो जाएगा 1। उसी तरह मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इज क्या हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ये भी आ जा रहा है 3,1। 4 को 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1। तो दोनों ही 3,1 हो गए। दोनों ही डायगोनल्स के मिड पॉइंट 3,1 हो गए। तो ये पॉइंट आपका आ गया क्या 3,1। यहां लिख लेते हैं, चलिए 3,1। अब बात करते हैं हम लोग इसके डायगोनल्स की लेंथ के बारे में, है ना। तो पहले एक अच्छा सा पॉइंट लिख लेते हैं। सिंस द टू डायगोनल्स have the same midpoint, (3, 1). Therefore, the diagonals bisect each other। सही है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर आ जाते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू, AC का लेंथ तो बहुत आसान है, x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा है और 2 - 0 का होल स्क्वायर, है ना। तो 6² हो जाएगा कितना 36 और 2² हो जाएगा 4। तो 36 + 4 यानी AC आ गया अपना √40 यूनिट्स। थोड़ा जगह की कमी है, √40 यूनिट्स। उसी तरह लेंथ ऑफ डायगोनल BD, ये देख लेते हैं यहां पर 4 - 2 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। और ये देखिए 4 तो 6, 4 में से 2 गया 2, 2² और -4 -2 -6 का स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा 36 + 4 40 यूनिट। सही है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं therefore the two diagonals AC बराबर BD बराबर √40 यूनिट्स। ठीक है। तो एक कंडीशन हम लोगों ने निकाल ली, क्या ये एक कंडीशन हम लोग ने निकाल ली ये। उसी तरह अभी एक और बाकी है ना। लेंथ ऑफ साइड, देखो यहां पे चालाकी आप करिए, आपको 2 ही साइड लेनी है तो क्यों ना हम लोग ये दोनों साइड लें, क्योंकि यहां पे हमें 0,0 पड़ जाएगा, है ना। तो आसान रहेगा। लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू √4 - 0 होल स्क्वायर -2 - 0 होल स्क्वायर। बड़ा आराम है यहाँ पे 4² और यहाँ पे 2²। तो 4² + 2², 16 4 20। तो ये हो गया √20 यूनिट्स, है ना। फिर उसके बाद लिखो लेंथ ऑफ साइड AD
AD में क्या है भाई, यहाँ पे 2 और 4 है, और आसान है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया √20 यूनिट्स। तो अब हम लोग बोल सकते हैं द लेंथ या द 2 एडजेसेंट साइड्स AB इक्वल टू AD इक्वल टू √20 यूनिट्स। सही है। तो ये थी अपनी कंडीशन 2 और ये थी अपनी कंडीशन 3। सही है। कंडीशन 1 ली, 2 ली और 3 ली। यहां बोल लेंगे बाय 1, 2 एंड 3 क्वाड्रिलेटरल ना भी बोलो तो भी चल जाएगा, क्योंकि सारे 4 कोने वाले तो क्वाड्रिलेटरल होते ही हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। रेड बक्सा पहना देते हैं इसको। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन हो गया। ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, कोलिनियरिटी। ठीक है, कोलिनियरिटी। आप देखते हैं कोलिनियरिटी किसको कहते हैं। 3 points A, B and C are considered collinear if they lie on the same line। ये है आपकी कोलिनियरिटी। तो अगर 3 पॉइंट है, मतलब पहले लाइन ही बना देता हूं, A, B, C। कोई जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में भी हो, ACB भी होता तो भी हम लोग कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसी चीज को कहते हैं कोलिनियरिटी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में है तो हम लोग क्या ये नहीं बोल सकते कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना। AC के 2 टुकड़े किए, कोई जरूरी नहीं है बराबर हो। AB और दूसरा BC मिलके AC बना लिए। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में यही करते हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, तीनों पॉइंट ABC के, और उसमें आपको ये टेस्ट यूज करना है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है या नहीं है। तो बस यही हमारा एक तरीके से कोलिनियरिटी टेस्ट हो गया, है ना। और हम लोग बोल देंगे अगर ये टेस्ट ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम लोग कहेंगे कि कोलिनियरिटी टेस्ट सही है, और उसके बाद हम लोग कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इस पर एक सवाल कर लेते हैं तो और मजा आएगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला चेक वेदर A, B एंड C आर कोलिनियर और नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि ये तीनों सेम लाइन में हैं या नहीं। तो जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख देते हैं, हमें तो पता नहीं है किसकी पोजीशन कहां है, और कोई जरूरत नहीं है आपको कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने की। तो ABC ये 3 पॉइंट हो गए। हमें किस तरह का टेस्ट निकालना है कि भाई ये देख लेना है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हमें तीनों डिस्टेंसेस निकालनी होंगी, दोनों टुकड़ों की और पूरी। ठीक है, तो AB निकाल लेते हैं। AB इज इक्वल टू √। अब तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल पता होगा, तो तब भी मैं लिख देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है, पूरा वीडियो देखिए। और उसके बाद AB को कैलकुलेट करना शुरू कर दें यही फॉर्मूला लगाते हुए। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो AB आ रहा है कितना, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
बल्कि -2² है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। 2² और -2² बिल्कुल बराबर होते हैं। ये हो गया 16 और ये हो गया 4, तो ए बी आ गया हमारा √20। ठीक है, फिर उसके बाद आप निकाल लीजिए BC। BC इज इक्वल टू सेम प्रोसीजर है ना, -2 - 4 होल स्क्वायर 3 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC आ गया कितना, -4 - 2 6 -6 का होल स्क्वायर प्लस 3²। तो अब एक तरीके से हमारे पास क्या लिखा है, 36 + 9 45, तो √45 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, तीसरा भी निकाल लेते हैं, पूरा फुल लेंथ AC। ठीक है, और AC में क्या है, -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है -2² + 1²। तो ये है 2² 4 + 1 5, √5 यूनिट्स, √20 यूनिट्स और √45 यूनिट्स। अब हम अपना चेक लगाते हैं, AB + BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो AB कितना है, √20, √20 और BC है √45 और AC है √5। तो ये तो बराबर नहीं होल्ड करेगा, इस तरफ वाले बड़े हैं, इस तरफ छोटा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब आप बोल देंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गलत बोला आपने। ठीक है, कैसे, देखिए बच्चों, पहली बात तो कोलिनियर जब आप निकाल रहे हैं, इस तरह की अजीब वैल्यू आ रही है, तो इसे जितना फैक्टराइज करके आप लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। फैक्टराइज करके मैं रेड पेन यूज करके कर रहा हूं ताकि आपको वो वैल्यू समझ में आए। देखिए 20 को आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 10 2 5 5 1 5, यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाता है 2 × 2 × 5, यानी कि इसका पेयर बन जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 यूनिट्स। समझ में आ रहा है, ये आता होगा आपको। अगर ये नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे इससे इसमें आते हैं। अब आई थिंक 10th में अगर हैं, सही से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब जानते होंगे आप। ठीक है, तो √20 को 2√5 आप लिख सकते हैं, ये केवल √5 ही है। और इसे भी हम लोग चलिए कर लेते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो 45 है, तो 45 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 15 3 5 और 5 1 5। तो यहां पे भी आपके पास कैसा हो जाएगा, 3 × 3 × 5, फिर इसका पेयर बन जाएगा और ये 3√5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा √45 था उसको हमने समझ लिया, ये 3√5 है, और √20 को हमने समझ लिया कि ये 2√5 है। ये तो √5 है ही है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यार कि 3√5 हम बना सकते हैं केवल √5 और 2√5 को जोड़कर। तो इसलिए इसमें ये टेस्ट नहीं लगाइए, बल्कि आप ये टेस्ट लगाइए कि BC इज इक्वल टू AC प्लस AB। तो अब एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूं, somebody was knocking at the door। ओके, तो यहां पर BC की जो वैल्यू है वो 3√5 आपने लगाई, AC की वैल्यू केवल √5 लगाई, और AB की वैल्यू आपने
2√5 लगाए और यहां से आपने 3√5 इज इक्वल टू 3√5 लिख दिया, देयरफॉर कोलिनियर। आई बात समझ में? तो ये टेस्ट ना लगा के आपने ये टेस्ट लगाया, यहां से ये बात निकल के आती है कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने बड़ी चालाकी से ए बी सी आपको नाम भी दे दिए हैं और तीनों को आप जब उन्होंने एबीसी बोला है तो उसी ऑर्डर में आप लिखेंगे, लेकिन उन्होंने ये जो ऑर्डर दिया है वो गलत ऑर्डर दिया है। असली में बीसी इज इक्वल टू एसी प्लस एबी अगर होगा तो उसकी फोटो कुछ इस टाइप बनेगी। बीसी यहां पे है और बीसी बहुत बड़ा है 3√5 और एसी छोटा सा है, एबी है 2√5, है ना। इतनी डिस्टेंस जो है, इतनी डिस्टेंस 2√5 है, इतनी डिस्टेंस केवल √5 है और टोटल डिस्टेंस जो है वो 3√5 है। तो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो ए बी सी कोलिनियर तो है, बट ए बी सी ऑर्डर में ना होके बी ए सी ऑर्डर में है या सी ए बी ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये मैंने जब इसका एक्सप्लेनेशन बनाया था, इसके थोड़ी देर पहले ही है, तो ये मैंने धीरे से बोल दिया था और इसीलिए ऐसा मैंने क्वेश्चन बनाया जहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इसलिए प्लीज आप इसको समझ लीजिए। और जो सीक्रेट है वो ये है कि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है। ओके, सो आई थिंक आपको यहां पे दो बातें समझ में आई कि एक तो भाई ये रूट वाली जो वैल्यूज होंगी, तो अच्छा क्वेश्चन अगर होगा जो बुक वगैरह में दिया होगा वहां पे आप ये पूरा स्क्वायर रूट वगैरह करेंगे कि अच्छी वैल्यू आएगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी और उसको आप आराम से जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहां पर रूट आ रहा है, जब भी रूट आए तो आप उसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आंसर कोलिनियर ही आने वाला, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपका आंसर कोलिनियर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर ये भी होल्ड ना करता, ये भी होल्ड ना करता और एक और हम लोग ऑर्डर रख लेते, लेकिन यहाँ पे बी को बीच में रखा, काम नहीं बना, ए को बीच में रखा, काम बन गया। हो सकता है कि हम लोग सी को बीच में रखते तब कोलिनियरिटी आती। तो इसलिए तीनों पॉइंट्स का ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप तीनों को कैलकुलेट करिए और फिर देखिए दो चीजें जुड़कर तीसरी आ रही है या नहीं। सिर्फ इतना आपको कोलिनियर में सीखना है। कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए ये 5 मेथड्स मुझे तो आते हैं अभी, अगर आपको 5 से भी ज्यादा आते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, वो हम लोगों ने अभी कवर अप कर लिया है, और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, स्लोप कैलकुलेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जीरो। अभी तक मैंने आपको ये 4 कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए वो वाले टेस्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हर बार कोलिनियरिटी आती जाएगी। ठीक है, और ये भी बता दूं कि आईसीएससी में ये ऊपर वाले 4 मेथड हैं और नीचे वाला नहीं है। और सीबीएसई में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, सीबीएसई में सारे मेथड है। ठीक है, 5 मेथड है सीबीएसई में। हालांकि अलग से उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया है कि 5 मेथड होते हैं, बट यहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये 5 मेथड आपको आने चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये लिखा नहीं रहता है कि आप कोलिनियर इसी मेथड से प्रूव करिए, या आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि किससे करना है। अगर लिख के आता है कि इसी मेथड से प्रूव करना है, फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो उस केस में आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो सारे हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अपने सेक्शन फॉर्मूला की। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पहले तो फिगर बना लेते हैं। ओके, तो कह क्या रहा है, इफ P x, y divides the line joining A x1 y1 and B x2 y2
in the ratio m1:m2 इंटरनली, देन इंटरनली का मतलब यह है कि P पॉइंट जो है वो AB के अंदर ही है, ये इधर या इसके बाहर इधर नहीं है, ठीक है। देन x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या आएगी, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दो वैल्यूज इस x की और इस y की आ जाएगी। इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, या अब कुछ लोग क्या करेंगे, सीधे ये बोल देंगे pxy इज सेम एज p, ऐसा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है। तो इस तरह से भी, मतलब ये भी एक तरीका है सेक्शन फॉर्मूला को लिखने का, मतलब इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट हो गया। यहां तक पहुंचे थे हम लोग। अब एक और बात भाई, रेशियो जो है आपका दिया हुआ है m1:m2, ए बी पॉइंट हो गया P। कोई ये कह सकता है कि m1:m2 ना बोल के हम k:1 बोल दें, है ना। इफ m1:m2 is equal to k:1, this implies m1/m2 is equal to k/1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट m1 is equal to k and m2 is equal to 1, ऐसा कर देंगे। तब हमारे पास pxy कैसा दिखने लगेगा। k:1 की भी बड़ी यूटिलिटी है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा कि इसको हम लोग m1 m2 ना करके k क्यों कर रहे हैं। एक तो सीधा फायदा ये है कि यहां पर यार दो वेरिएबल है और यहां एक ही वेरिएबल है, तो ये बहुत काम आएगा है। तो ये हो जाएगा kx2 प्लस m2 की तो जगह 1 ही डाल दिया, तो ये x1 हो गया और ये हो गया, फिर नीचे k+1 आ जाएगा, इधर भी k+1 आ जाएगा नीचे, यहां ky2 प्लस y1, काम खत्म। तो इस तरह से आपका एक ये k के फॉर्मेट में पॉइंट P का नाम आ गया। चाहे इसे यूज करें चाहे इसे यूज करें, दोनों के अपने अपने यूज हैं, दोनों यूजफुल हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी है बस इसलिए है। तो और थोड़ा सा हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला को इलेबोरेट कर लिया। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो अब करते हैं प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। गिवन 2 पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2, find P x, y such that AP is to PB is equal to M1 is to N। क्या करेंगे हम लोग, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे x एक्सिस पे। x एक्सिस पे इसलिए डालेंगे क्योंकि हम लोग P का x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जाहिर है ये पॉइंट हो जाएगा x1, ये पॉइंट हो जाएगा x और ये पॉइंट हो जाएगा x2। एक और काम कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं 90 डिग्री पे, मतलब हॉरिजॉन्टली। इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली। अब इनका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। ठीक है, A B C P Q, इसलिए कोई रैंडम कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ट्राइंगल APQ
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीबीसी। ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला छोटे वाले के सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों हम लोगों ने 90 डिग्री ले रखा है और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों पैरेलल थी और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि एपी आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी। ए सिमिलैरिटी टेस्ट की वजह से ये सिमिलर हो जाएंगे। ये रहा रीजन। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगी। ए क्यू डिवाइडेड बाई पी सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई पी बी। कैसे देखो, ए क्यू डिवाइडेड बाई पी सी इज सेम एज ए पी डिवाइडेड बाई पी बी, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are in the same ratio, in the same ratio। ठीक है भाई। और ए क्यू को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, x माइनस x1, और पीसी को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, x2 माइनस x1। अच्छा, यहां पे मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए ए क्यू और ये पॉइंट का भी नाम चलिए मैं दे देता हूं एक्स नहीं, चलिए एक्स एक्सिस से कंफ्यूजन हो सकता है, एफ जी एच। तो होगा क्या, ए क्यू जी एफ एक अपने आप में रेक्टेंगल है और पीसी एच जी अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो जितना ए क्यू होगा उतना ही एफ जी होगा। इसीलिए ए क्यू की जगह हम लोगों ने x माइनस x1 लिख दिया, और उसी तरह पीसी की जगह जीएच की जगह x2 माइनस x लिख दिया। ठीक है, सही है। अब उसके बाद एपी क्या है, m1 डिवाइडेड बाई m2। ये तो दिया ही हुआ, एपी बाई पीबी जो है वो m1 डिवाइडेड बाई m2 है। ठीक है, तो सिंस एपी डिवाइडेड बाई पीबी इज इक्वल टू m1 बाई m2 इज गिवन। सही है। अब रीअरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। क्या कर सकते हैं हम लोग, सारे x वालों को एक साथ लें, इसको बुला लो इधर, m1x प्लस m2x इज इक्वल टू, इसको इधर बुला लिया और x1 x2 वालों को एक साथ कर लिया, है ना, m1x2 प्लस m2x1। अब जाना पहचाना लग रहा है, x कॉमन ले लिया और बोल दिया m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट अपना प्रूव कर लिया है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट भी प्रूव कर लेंगे। तो x तो हो गया, हम लोग काम करेंगे y कोऑर्डिनेट पर सिमिलरली। ठीक है, और अब देखिए ट्रायंगल APJ, अब्दुल कलाम इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBK। अब्दुल कलाम इज वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स। ठीक है, ही इज प्रोबेबली द बेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया हैज एवर सीन। और APJ जो एंगल है वो सिमिलर है PBK के, मतलब इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। फिर उसी तरह एंगल AJP हो जाएगा इक्वल एंगल PKB के। ठीक है,
क्योंकि वो 90 डिग्री ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एपी अपॉन पीबी जो होगा, एपी अपॉन पीबी वो इक्वल हो जाएगा एजे अपॉन पीके के, एजे अपॉन पीके के। अब ये वैल्यू क्या है y कोऑर्डिनेट की, y1, y और y2। आराम से हम लोग एजे को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, y1 माइनस y, या y माइनस y1 बल्कि, ठीक है, y बड़ा है ना यहाँ पे, ऊपर जा रहे हैं तो। और फिर pk को क्या हम लोग लिखेंगे, y2 माइनस y, और फिर वही सारी कैलकुलेशंस रिपीट होंगी, और y कोऑर्डिनेट भी पॉइंट P का आ गया। तो इस तरह से x और y दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। तो पॉइंट P x y के कोऑर्डिनेट ये हमने प्रूव कर दिए। यही तो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। If P1, -2 is a point on the line segment A3, -6 and B is equal to A, B such that AP is to PB is equal to 2:3। तो हमें M1 is to M2 जो दिया हुआ है वो दिया है 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B हमारा क्वेश्चन के केस में है 3, -6 और A है A है 3, -6, B है A, B, है ना। और एक्स वाई वैसे हमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है सेक्शन फॉर्मूला से, बट यहां पे हमें एक्स, वाई ऑलरेडी दे रखा है, यही आपको समझना है। 1, -2 ऐसा आप मत करिएगा कि इसे कैलकुलेट करने बैठ जाए, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो बस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी ए, बी इज इक्वल टू पी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। थोड़ा सा उड़ा उड़ा लग रहा है। ओके, अब ए कॉमा बी, बल्कि ए कॉमा बी क्या, एक्स कॉमा वाई, है ना। पॉइंट पी को हम लोगों ने एक्स कॉमा वाई माना है। पी है 1, -2 और यहां पे बस हम लोग m1 m2 सबकी वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले m1 m2 की वैल्यू रखा करिए ताकि आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देखना रह जाए। अब x2 है तो x2 यहां पे है a और x1 क्या है 3 और y2 यहां पे है b और y1 क्या है -6, है ना। यहां पे दो पार्ट कर लेते हैं, इक्वेटिंग द एब्सिसा। तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5। यहां पे आप लिखोगे माइनस, यहां लिख लो इक्वेटिंग द ऑर्डिनेट। अब याद आ रहा है, एब्सिसा ऑर्डिनेट पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते थे इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग द वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा भी कर सकते हैं। 2b -18 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसका मतलब यहां से अब डायरेक्टली सारा काम हो रहा है। 5 -9 हो जाएगा -4, तो a की वैल्यू हो गई -2। यहां पे है -10, 2b -18, 18 उधर चला जाएगा तो 18 - 10 हो जाएगा 8, 2b और b इज इक्वल टू 4। हमें b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b
r -2,4। फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला है यहां पर, यही सेक्शन फॉर्मूला है, उस पर एक सवाल कर लिया। एक और सवाल, ए जो है कोई पॉइंट -4,3, बी 8,-6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो बहुत आसान है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बोर्ड एग्जाम में आया, आईसीएससी 2000 में शायद आया था। और आपको बता दें बच्चों की आईसीएससी सीबीएसई दोनों में भी इस तरह का सवाल आ सकता है। कुछ और वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस हो सकता है। और मैं कहूंगा कि आप इस बोर्ड लायक सवाल को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट तो सभी ने कर लिया होगा, नहीं? और चलो तब भी कर देते हैं जल्दी से। x2 क्या है 8, x1 क्या है -4 और y2 क्या है -6 और y1 क्या है -3। ठीक है, तो 8, 4, 12 तो हो गया 12 स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 44, 9 का होल स्क्वायर हुआ 144 हुआ, 9 स्क्वायर हुआ 81। तो अब ये कुछ जाना पहचाना आ जाएगा। 4, 1, 5 और 8, 4, 12 225। प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये है 15 यूनिट्स। आराम से आप कर सकते थे कि यहाँ पे 12 ही तो छोटी वैल्यू है, तब भी मैं करके बता दे रहा हूं। जो मैंने आपको सिखाया है, ये 9 है, ये 12 है, ये पता नहीं है। हम जानते हैं ये 3 है, ये 4 है। तो 3 3 9, 12 3 12 3 3 9 और 4 3 12। यानी कि यहां से यहां आकर हर एक साइड में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 5 में भी 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये अननोन साइड जो होगी वो 15 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे, बट यहाँ वैल्यू छोटी थी तो नॉर्मली भी कर लिया। बोर्ड एग्जाम में आपको यही दिखाना होगा हर बार। सेकेंड पार्ट में आना होगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में थोड़ी सी शुरुआत, फिर से अपना फिगर बनाते हैं और कुछ ए पॉइंट है -4,3। यहां पे सेगमेंट बनाएंगे, लाइन नहीं बनाएंगे। बी है 8,-6 और ए बी जो है वो एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होती है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम ये जाने एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट जनरल पॉइंट हम लेंगे वो a,0 होगा। कई बार इस क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछ सकते हैं, what are the coordinates of the point of intersection of AB and x axis। तो हम लोग को तब a की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी, लेकिन अभी हमें ये काम नहीं करना है। k:1 मानेंगे हम AM:MB को। ठीक है, तो अब हम लोग को बस यहां पर कैलकुलेट करना है कि k की वैल्यू क्या है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा। आप M1:M2 लेकर भी कर सकते थे, बट M1:M2 करने में 2 अननोन होंगे, काफी मेहनत होगी। वो मेहनत मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि k:1 क्यों लिया जाता है। तो अभी तो k ही ले रहे हैं, पहले आसान वाला कर लेते हैं। ओके, M a,0 तो है ही है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक एक्स एक्सिस में लाई करता है। ये इसलिए लिखा क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला ट्रू है। यहां पे k+1 नीचे आएगा, यहां पे भी k+1 आएगा और यहां पर होगा क्या
के x2 प्लस x1 के y2 प्लस y1, यही तो फॉर्मूला था, है ना। m a,0 m, देखिए ये इक्वल नहीं है ना, ये एक जैसे पॉइंट है या आइडेंटिकल पॉइंट है, इसलिए बोल रहे हैं। और के तो निकालना ही है हम लोगों को। अच्छा, x1 y1 x2 y2, सही है। इसी को तो k:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट m के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, यही सेक्शन फॉर्मूला है। तो x2 की जगह रखो 8, x1 की जगह रखो -4, y2 की जगह रखो -6 और y1 की जगह रखो 3। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, क्योंकि a को इक्वेट करेंगे तो a भी पता नहीं है, k भी पता नहीं, तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन 0 तो पता है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इससे इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द ऑर्डिनेट, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, 6k प्लस 3 k प्लस 1, k प्लस 1 हो जाएगा यहां पे, तो -6k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1/2। अब k 1/2 आ गया, तो k is equal to 1/2, therefore the required ratio is is 1:2। ऐसे किया जाता है, मतलब इसी को आप 1:2 लिख देंगे। अब इसी को m1 m2 से करेंगे, रिक्वायर्ड नहीं। इतना पार्ट तो कॉमन था, k:1 में भी हम लोगों ने यही काम किया था और m1:m2 में भी यही है। वहां पर फॉर्मूला kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 था, यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। x1 x2 सबकी वैल्यू रख दी, y1 y2 की वैल्यू रख ली। अब एब्सिसा को हम लोग इक्वेट करते हैं, मान लीजिए, तो a इज इक्वल टू 8m1 माइनस 4m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब कष्ट यहां पे ये है कि m1 m2 a 3 अननोन है, तो यहां से तो कुछ नहीं आएगा, ये करना ही बेकार है। चालाकी से हम लोग ये करेंगे कि 0 इज इक्वल टू -6m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये उधर सब कुछ चला जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर, तो यहां फिर से 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा -6m1 प्लस 3m2। -6m1 को उस साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 6m1 डिवाइडेड इज इक्वल टू 3m2। तो m2 को नीचे लाइए, m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 3 और 6 को इधर खींचिए, m2 को उधर खींचिए, ये तो कर सकते हैं आप लोग। तो इससे ये आ गया m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 1/2। Therefore, the line joining AB divided by is divided by x-axis in the ratio, क्या है रेशियो, 1:2। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार के वाला मेथड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा
और उसमें कम टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग जब भी बच्चों याद रखिएगा, हमें अगर रेशियो अज्यूम करना है तो आप रेशियो k:1 ही अज्यूम करिए, आपकी कैलकुलेशंस मिनिमाइज हो जाएंगी। यही आपको यहां पे मुझे सिखाना था। सबसे आसान और जरूरी चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला। द मिड पॉइंट m, जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं x, y, of the line segment AB joining the points A and B, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, is given by, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान फॉर्मूला होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है। सो दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये काफी आसान है सेक्शन फॉर्मूला से, और सेक्शन फॉर्मूला से ही ये डिराइव होता है। m एग्जैक्टली AB के बीच में ही लाई करेगा। सेक्शन फॉर्मूला में जो रेशियो वाला पॉइंट था वो कहीं पे भी लाई कर सकता था, उसी तरह से ये रेशियो चेंज होता रहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर m बीच में लाई करता है तो ये AM इज इक्वल टू MB होगा, तो रेशियो 1:1 अपने आप हो जाएगा। प्रूफ के लिए मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हुए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB कैलकुलेट करें। तो पुराना वाला डायग्राम x1 y1, b x2 y2 और मिड पॉइंट है m x, y, हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। Let the midpoint m x, y divides AB in the ratio 1:1। लेट इसके लिए बोला है ना, और मिड पॉइंट है तो 1:1 होगा, ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। Therefore coordinates of m are given by mxy is equal to m1 x2 plus m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, पुट m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1, यानी m1 की भी वैल्यू 1 ले लें और m2 की भी वैल्यू 1 ले लें। बस वही आने वाला है जो हमारा ऑब्वियस आंसर था, x2 और 1 x1 और ये 1 प्लस 1, नहीं, बड़ा ट्रिवियल है ये अब आपके लिए। 1 y2 प्लस 1 y1। किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उनको प्रूव करने को नहीं आता है, बट आपको आना चाहिए। अब यार x2 यहाँ पहले लगा है, x1 बाद में लिखा है, तो a प्लस b और b प्लस a एक ही बात होती है, तो मुझे अलाउ करिए कि मैं x1 को पहले लिख लूं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, और ये हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स ऑफ m प्रूव कर लिया। यही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। Of a circle C3,4 and one of end of a diameter is a minus 7,6.
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। देखिए बच्चों, ये वाला सवाल करें या फिर हम लोग करें एक और सवाल, कौन सा, ये वाला, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए -7,6 इन द पॉइंट सी 3,4। नाम मैंने वही रखे हैं यहाँ पे, ए और सी, ठीक है। दोनों एक ही सवाल है, दोनों का सॉल्विंग मेथड एक ही होगा, बस आप लैंग्वेज थोड़ा बदल देंगे। आपको ये भी बोलूंगा कि ऐसा सवाल आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, करना एक ही चीज है, और ऐसा सवाल मिलेगा आपको कंपटीशन में, ओलंपियाड में, इवन IIT JEE प्री में भी ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और SSC CGL CPO में भी ऐसा आ सकता है। तो ये अच्छा वर्जन है इसका, क्योंकि ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है जल्दी कि पॉइंट का पॉइंट पर रिफ्लेक्शन निकालना है। तो चलिए ज्यादा देर ना करें, पहले तो सर्कल वाला डायग्राम बना देता हूं। क्यों एक ही है ये दोनों क्वेश्चन, ये आपको समझना होगा। एक सर्कल है, उसका सेंटर C है 3,4 और उसका एक एंड ऑफ डायमीटर जो है वो है -7,6। तो दूसरा एंड ऑफ डायमीटर आपसे पूछा गया। इसी में अब क्या समझे हम लोग, एक पॉइंट है C, जैसे हम लोग ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते थे वैसे ही C 3,4 में हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे, और एक पॉइंट है -7,6, उसी पर हमें रिफ्लेक्शन करना है एक तरीके से, है ना। उसी पर रिफ्लेक्शन करेंगे तो मिरर लाइन हमारी यहां से चली जाएगी, मिरर लाइन में बाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट है, ये C जो है वो मिरर लाइन पे ही बैठा हुआ है। तो अब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही चीजें हैं, बस यही करना है। तो हो क्या रहा है, क्योंकि ये सर्कल है तो ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है ना, इतना इतना रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस तरह से ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि ये मिरर वाला सवाल है तो ये हमारा पॉइंट जो मिरर लाइन पे ही रखा हुआ है, इस तरह से ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही लॉजिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए नाम दे देते हैं, उसका नाम बी दे देते हैं, और मैं रिफ्लेक्शन वाले के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे अगर इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे लेट बी इज द अदर एंड ऑफ डायमीटर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट बी क्या है, x, y इज द, या a, b लिख दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A इन C, इन द पॉइंट C, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी नहीं है। ओके, तो देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बस यहीं पे बात समाप्त हो जा रही है, यहीं से सब कुछ कर ले रहे हैं। मैं काफी धीरे धीरे कर रहा हूं और बहुत ही आसान सवाल है, लोग इसे ओरली भी कर सकते हैं, बिना एक भी लेटर लिखे ये सवाल का आंसर किया जा सकता है। आपको भी मैं सिखाऊंगा। B A B है, B A B है, ठीक है भाई। तो अब A और B की वैल्यू हम लोग को एक तरीके से निकालनी। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो C x, y is same as C x1 plus y1, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। और C तो हमें पता है 3,4 है, और
x1 क्या है -7, x2 क्या है a डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे क्या है 6 और b। ठीक है, दिस यहां पे कर सकते हैं हम लोग इक्वेटिंग एब्स किस्सा, इक्वेटिंग ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या करेंगे भाई 3 इज इक्वल टू -7 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 6 -7 प्लस a, तो a क्या हो जाएगा -13, और उसी तरह हम लोग यहां पे लिख लेंगे 4 इज इक्वल टू 6 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 4 8 इज इक्वल टू 6 प्लस b, तो b क्या आ जाएगा 2। तो देखिए यहां पर आप लोग ने बताया कि 6 और -7, तो -7 इधर आएगा तो 7 प्लस 6 प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए आपको इतना सब लिखना पड़ेगा अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप, ये फोटो बना सकते हैं, ये फोटो में भी सर्कल वगैरह और ये मिरर विरर बनाने की जरूरत नहीं है, और आप क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे। ठीक है, इसका डबल कर दिया, दोनों का डबल कर दिया, 6 कर दिया, इसका 8 कर दिया। अब क्या करेंगे इन दोनों का डबल कर दिया, डबल करने के बाद इसका नेगेटिव 7 6 13, ये आंसर हो गया। इसका नेगेटिव 8 - 6 2, ये आंसर हो गया। ऐसा कर सकते हैं, और नहीं आपको ये ट्रिकबाजी करना है तो इतने से शुरुआत करके लिखने, मतलब बहुत लोग ये लिखेंगे और सीधा ये आंसर लिख देंगे। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या आगे देंगे तो आपको सिर्फ ये 2 स्टेप करने होंगे। इनफैक्ट यही स्टेप करना होगा, ये तो 4 ऑप्शंस में दिख रहा होगा, है ना। तो अब मैं आंसर सबमिट कर देता हूं जैसा बोर्ड एग्जाम में बच्चे लिखकर आएंगे, और दोनों के आंसर लिख दूंगा मैं, थोड़ी जगह बना लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ डायमीटर आर 13,2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इन सी आर 13,2। तो ये हो गया हम लोग का मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड सवाल। अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, और सेंट्रॉइड पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें आनी चाहिए। उनमें से पहली बात होगी मीडियन की। मीडियन इज द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका मिड पॉइंट आएगा इधर कहीं, ये रहा M, और A और M को जोड़ने वाली लाइन होगी AM यानी मीडियन। In a triangle we can have 3 medians, 1 2 and 3. Centroid G is the point of intersection of the medians. ये रहा पॉइंट G। अब इसे G ही क्यों कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में होता है बच्चों G होता है CG, एक तरीके से ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लाई करता है सेंट्रॉइड पर। यानी कि अगर हम लोग कोई नाइफ लें और उस नाइफ पर इस ट्राइंगल को रखें तो जब तक हम लोग नाइफ G पर नहीं रखेंगे तो ट्राइंगल हमारा बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए G
सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंट्रॉइड है, इसलिए हम लोगों ने जी नाम ले लिया है यहां पर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आएगी कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन, ये सेंट्रॉइड है, लाल कलर की मीडियन है, इन द रेशियो 2:1। तो ये 2 तो ये 1, 2:1। ये समझ लीजिए आप कि जो सेंट्रॉइड है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है, यानी कि ये लाल में ये और ये 2:1, ये नीले में ये और ये 2:1, ये हरा है बट दिख नहीं रहा है तो ये और ये 2:1, यानी साइड के पास वाला जो टुकड़ा होता है वो छोटा होता है, वर्टेक्स के पास वाला जो टुकड़ा होता है वो बड़ा होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, है ना, सेंट्रॉइड जी। और होते क्या है ये एक्स कॉर्ड ए बी सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, ए बी सी के वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। यहां पे हम लोगों को x1 y1 ले लेना था, x2 y2 ले लेना था बी को, और ये हो जाता x3 y3। इससे सबका एवरेज ले लेते, डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं इसलिए तीन चीजों में डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं इसलिए एवरेज, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आ जाते। कितना आसान है ना, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे अगर ये वैसे बहुत ज्यादा मैथ्स में इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। अगर 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है भाई, उसमें है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और इसे हमें चाकू की नोक पर रखना है, यानी नाइफ पिन पॉइंट पे रखना है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, या उसको सेंट्रॉइड नहीं कहेंगे, एक्चुअली सेंट्रॉइड सिर्फ ट्राइंगल के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, सीजी कहेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं अगर उसके चारों कोऑर्डिनेट दिए हों। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर पेंटागन होता, इरेगुलर पेंटागन होता, तब भी 5 उसके वर्टेक्स होते, तब डिवाइड बाई 5 करते, हेक्सागन में डिवाइड बाई 6 करते, इस तरह से ये चलता रहता। बट अभी आपके कोर्स में केवल ये ही है। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड G, ठीक है। तो हमें एक पूर्व ज्ञान यहां पर आना चाहिए जो जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इस ट्राइंगल में आप देखिए m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यार, m तो BC का मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब G क्या कर रहा है बच्चों, G कर रहा है AM को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इस तरह, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, इस लाइन को उठा के ऐसे लिख देते हैं। यहां पर M है, M के कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और उसके बाद A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और G के कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं 2:1 वाला मामला। देख सकते हैं इसको हम लोगों ने ऐसे लिटा दिया है।
let the point G x comma y divides the line segment AM in the ratio 2:1 where M is the midpoint of BC। हम लोगों ने इसी लाइन को तो यहां लिटाया है, तो ये M जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। तो अब बस क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये तो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां पे मैंने बड़े बड़े x और y ले लिए हैं, इसलिए ताकि आप इनसे कंफ्यूज ना हो। एक तरीके से यहां पर जो हमारा x1 है वो तो छोटा वाला x1 है, y1 जो है वो छोटा वाला y1 है, बट यहां थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे x2 हमारा ये पूरा पूरा x2 प्लस x3 है, और y2 हमारा पूरा पूरा y2 प्लस y3 है। फिर m1:m2 क्या है, m1:m2 है 2:1। तो बस सारी वैल्यू लगातार रख देंगे, और हम लोग प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अब मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये प्रूफ समझ में आए, बट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्रूव करने को बहुत मुश्किल है कि आएगा, बट अगर आ गया एग्जाम में तो सेक्शन बी में आएगा, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2+1 2+1 अब x2 की जगह काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज, उसको यहां पे लिख देते हैं x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, अब बस देखिए ये लिखते ही हो जाएगा ये, और m2 की जगह 1 2+1 मल्टीप्लाइड बाय, अब x1 की जगह क्या रखोगे, x1 छोटा वाला, y1 की जगह क्या रखोगे, y1 छोटा वाला, और y2 की जगह फिर से ये कॉम्प्लिकेटेड चीज y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अब सब कुछ लिख चुका है आपके पास। अब होगा क्या यार, ये 2 कैंसल हो जाएगा, ये 2 कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, x2 प्लस x3 प्लस x1। तो यार मुझे अलाउ करिए कि मैं x1 पहले लिख दूं, तो लिख दिया gx, y, ये सब हो जाएंगे क्या, ऊपर कैसे दिखने लगेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और नीचे 2+1 आ जाएगा 3, है ना। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए क्या हो रहा है कि 2 कैंसल हो गया, y2 प्लस y3 प्लस 1 इंटू y1, तो y1 ही हो जाएगा। तो हम लोग पहले y1 को लिख लें, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2+1 3। इस तरह से हम लोगों ने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। सो दिस इज डन नाउ। इन ट्राइंगल ABC G4,3 इज द सेंट्रॉइड। चलो भाई कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, ये हो गया G, और ABC तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं, और हमें इस A की वैल्यू और इस B की वैल्यू निकालना है। रूट भी निकलेगा, बाद में हम लोग B निकालेंगे। रूट केवल आपको मानसिक कष्ट देने के लिए बनाया गया है, मेंटल हरासमेंट के लिए बनाया गया है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर gx, y, जो आ जाता है gx1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। हमें क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है 4,3। बाकी हमें वैल्यू रख देना है बस, और क्या,
x1 x2 x3 1 plus 4 plus a divided by 3 plus root b plus 1 divided by 3। तो अब हम लोग एब्सिसा को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग एब्स किस्सा, और यहां पे इक्वेटिंग ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस a डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब 12 इज इक्वल टू 5 प्लस a, इसका मतलब a इज इक्वल टू 7। 3 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 प्लस रूट b, है ना भाई। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9 माइनस 4 हो गया 5। तो 5 इज इक्वल टू रूट b। इसका मतलब b क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि a और b की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, तो बस रेड बक्सा पहना देते हैं, यही हमारा आंसर है। तो देखिए फालतू में रूट बी दिया था, अगर सिर्फ बी लेते तो आंसर 5 आ जाता आपका। इस तरह हो सकता है आपके साथ। और हम लोगों ने सेंट्रॉइड पर एक क्वेश्चन कर लिया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसकी ब्रीफ समरी। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोगों ने डिराइव किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम कैसा दिख रहा था हम लोगों को? दिख रहा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो बेस स्क्वायर पहले लिख देते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आ जाता था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कोई भी दो पॉइंट लिया जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, और उनकी डिस्टेंस हम लोगों ने बता दी AB ऐसे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने किया है ना, एक तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला यूज हम लोगों ने किया कि हम लोग पता करेंगे कि ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। फिर दूसरा हम लोग ने पढ़ा कि कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, उसको हम पहचानेंगे कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, या फिर रोम्बस है, या फिर रेक्टेंगल है, या फिर स्क्वायर है। इसकी मिनिमम कंडीशंस मैंने आपको लिखाई थी। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में एक और चीज थी, कोलिनियरिटी, यानी कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होल्ड करे, है ना। ये कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई अगर कोई दो पॉइंट्स हैं A x1 y1 B x2 y2
तो इन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट P जो डिवाइड करता है M1:M2 में या K:1 में, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे देखेंगे। K:1 नीचे लिख देता हूं। तो उसके कोऑर्डिनेट Pxy हम लोग कैसे लिखेंगे। Pxy is same as P M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2, comma M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2। सही है। इसी का एक और वर्जन था, K मानने का फायदा भी मैंने आपको बताया था, Kx2 plus x1 divided by K plus 1, Ky2 plus y1 divided by K plus 1। दोनों एक ही चीजें हैं, बस एक बार दूसरा रेशियो मान लिया है, एक बार दूसरा रेशियो मान लिया है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला का स्वरूप। उसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें क्या कहेंगे, फिर से एक लाइन लेंगे जहां पे दो एक्सट्रीम्स हैं, x1 y1 x2 y2। इनका मिड पॉइंट कैसे दिया जाएगा mxy। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला काफी आसान है सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं हम लोग एक ट्राइंगल पे ABC। फिर से x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3, 3 पॉइंट हो गया। इसका पॉइंट G आ गया। G कैसा 2:1 भी करता है ना, ये भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया G और ये हो गया 2:1, 2:1 करता था। इस पॉइंट G को कहते थे हम लोग सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो लाइन है ये मीडियन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला G क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, आप ऐसे gxy भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गई हमारी चैप्टर समरी। आपके लिए अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बच रहा हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मुझे नहीं लगता कि कुछ बच रहा है। सो एवरीथिंग इज डन नाउ। और बच्चों, आज जब मैंने ये वीडियो कंप्लीट किया है उस समय इंडिया ने चाइना को नंबर ऑफ कोरोना वायरसेस में पीछे कर दिया, नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वायरस में पीछे कर दिया है, जो कि बहुत दुख की बात है। आप इससे प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझिए। तुरंत आप कमेंट्स में ये कह सकते हैं अरे चाइना झूठ बोल रहा है, वहां पे करोड़ों केस है, ये वो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, बट इससे ये तो तय हो रहा है इंडिया सही मान लो सच बोल रहा है, सब कुछ अच्छा बोल रहा है, तो नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन में पढ़ते रहिए और जरा सी भी लापरवाही मत करिए। आप मर जाएंगे अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे। तो प्लीज, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये बीमारी। जो भी गवर्नमेंट कह रही है आपकी जगह उसका पूरा पालन करें। ओके, स्टे